सपा, बुआ भतीजा। अगर समाजवादी पार्टी की बुआ भतीजे की सरकार होती तो गैस का सिलेंडर पहुंचता क्या? सोचते हैं कि हम शब्दों के खिलवाड़ से लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। भारत माता की दो लड़कों की जोड़ी आई है ना, जोरदार डोज देने की आवश्यकता है कि 70% वोट कमल निशान पर जाएगा। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत में आपका स्वागत है। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। हमारी चुनावी यात्रा जारी है। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं सारे जहां से अच्छा क्यों शुरुआत में आपके लिए बजवा रहा हूं, क्योंकि ये बताने के लिए कि इस वक्त मैं जहां पे खड़ा हूं शहीद स्मारक में, मेरठ में इस वक्त हम हैं। और मेरठ में ये जो ब्रास बैंड है ये पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। मतलब ये यहाँ से ट्रम्पेट वगैरह जो हैं ये दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं। मेरठ क्रांति की धरती है। मेरठ में 7 लोक विधानसभा की सीटें हैं और वो सीटें किसकी ओर इस वक्त मेरठ में हवा बह रही है उसके ऊपर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि ये जो बैंड है ये बहुत मशहूर है मेरठ का, ये क्या बजा रहे थे आप? आपका नाम क्या है? जी आलम, नादली कंपनी से। जी, मैं ट्रम्पेट बजा रहा था। ट्रम्पेट बजा रहे थे सारे जहां से? अच्छा जी सर। ये आप बताइए सर, आप बता रहे थे कितना पुराना ट्रेडिशन है यहाँ पे ब्रास बैंड का? सर ये 1885 से बना हुआ है सर। ये हाजी इमाम बख्शी जी ने शुरू करा था जी। सन 1900 से ये मोहम्मद नादिर अली साहब और मोहम्मद इसाक साहब ने इसको आगे बढ़ाया है। तो अब जो आप मधुर धुन सुन रहे थे, ये ट्रम्पेट किसके लिए जीत का उद्घोष करेंगे, वो कौन सी धुन बजाएंगे, वो तो 10 मार्च को तय हो जाएगा। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में ठंड जरूर है पर राजनीतिक सरगर्मी तेजी से बढ़ रही है। आज उत्तर प्रदेश में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी थी, तो वहीं दूसरी तरफ जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जोड़ी भी मैदान में थी। अमित शाह ने तो कहा कि अब उत्तर प्रदेश में बाहुबली नहीं बजरंगबली मिलते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए ये हड़बड़ाहट है, जितना ये राम के नाम पे और बाहुबली और बजरंगबली पर आएंगे उतना समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने की ओर है। अब किसकी हड़बड़ाहट है वो जनता तय करेगी। पहले आपको सुनवा देते हैं आज की सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की जो जुबानी जंग हुई उसमें किसने क्या कहा। लखनऊ की रेस में बयानों का क्या कीजिएगा? हर रोज कुछ ज्यादा तीखे प्रहार, हर रोज सियासी तरकश से वोट साधने वाले तीर। बुआ भतीजे की सरकार होती तो गैस का सिलेंडर पहुंचता क्या? सोचते हैं कि हम शब्दों के खिलवाड़ से लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। किसान आंदोलन पर एसपी-आरएलडी गठबंधन के बावजूद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व पश्चिमी यूपी में पहले से ज्यादा सीटें जीतने को लेकर आश्वस्त है। अमित शाह और योगी लगातार 2022 के 2 युवाओं की जोड़ी पर हमले कर रही है। बीजेपी का पूरा फोकस अखिलेश यादव को कानून व्यवस्था के मोर्चे पर घेरने का है। 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के 2 जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, इस सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। बीजेपी अखिलेश को जाटलैंड में दंगों पर घेर रही है, पलायन का दंश याद करवा रही है, कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है। एक बाहुबली होता है और एक माफिया होता है। अभी कोई है? कोई बाहुबली नहीं है तो सिर्फ बजरंगबली है और कोई नहीं है भाई।
उधर अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने पश्चिमी यूपी की हर सीट पर सामाजिक ताने बाने और जाति समीकरण को ध्यान में रखकर मैदान में उम्मीदवारों को उतार दिया है। भरोसा है कि किसान के रूप में एकजुट जाट मुस्लिम का गठजोड़ उनकी नैया को पार लगाएगा। अखिलेश के सियासी तरकश से दनादन जवाबी हमले भी हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी की भाषा ये पहले दिन में नहीं सुन रहा हूं। पहले दिन की ये बात नहीं है जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। उनका एफिडेविट देखिए, कितनी धाराएं उनके ऊपर थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि गलती तो नहीं करती उन्हें मुख्यमंत्री बना करके। जब से गठबंधन के लोग और गठबंधन के लोगों को समर्थन मिला है, इनके चेहरे पर तोते उड़ गए। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान है। पश्चिमी यूपी के उर्वरक खेत से वोट की फसल काटने में कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। पहले चरण में माहौल अपने पक्ष में कर राजनीतिक बढ़त बनाने की रणनीति में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो उत्तर प्रदेश में हर पार्टी के दिग्गज इस वक्त अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। पहला जो चरण होगा वो होगा 10 फरवरी को, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तय करेगा कि किसके सर पर सेहरा सजेगा जब 10 मार्च होगी। इस वक्त मेरे साथ जो हमारे मेहमान यहां पर मेरठ से जुड़ रहे हैं, 7 सीटें हैं मेरठ में। और पिछली बार का अगर मैं आपको चुनाव का आंकड़ा बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी ने उसमें से 6 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी के खाते में 1 सीट आई थी। मेरठ में कई बार कहा जाता है कि सांप्रदायिकता के तौर पर चुनाव होता है, लोग अपनी अपनी जो धर्म है उस पर बट कर वोट देते हैं। इस बार क्या कुछ बदलाव है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं समाजवादी पार्टी आरएलडी अलायंस से कैंडिडेट जो हैं मेरठ कैंट क्षेत्र से मनीषा अहलावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस से पीसीसी मेंबर उत्तर प्रदेश सतीश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी, स्वागत है आपका। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं अपने सारे मेहमानों के पास जाऊंगा, हम ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे जो हमने आज खुद जाके लोगों से बात करके मेरठ में क्या महसूस किया। पर एक फटाफट ओपनिंग कमेंट जरूर ले लेता हूं जो आज ये पूरी रस्साकशी चल रही है उसके ऊपर। आपसे शुरू करता हूं मनीषा जी, जिस सीट से आप चुनाव लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रॉन्गेस्ट सीट शायद इन 7 में होगी, वो तो बलि का बकरा बना के खड़ा कर दिया गया है या लग रहा है आपको इस बार चांस है? मुझे ऐसा लगा कि मेरी कैपेबिलिटी को देखते हुए मुझे ये सीट पर कॉन्टेस्ट करने को बोला गया और ये बहुत अच्छा डिसीजन रहा, क्योंकि अब ये सेफ सीट रही नहीं है भाजपा की। एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिसीजन ऑन द पार्टी लीडरशिप। महिलाओं पे, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी बहुत बात करती है, कहती है महिलाओं सुरक्षा पे हमने बहुत काम किया है। आप खुद एक महिला हैं, आप महिलाओं के बीच में जब जाती हैं, ये सेंटिमेंट तो आप मानेंगे कि लोगों को लगता है 5 साल में वो बदलाव जरूर हुआ है। पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में कितना चेंज आपने देखा? बदलाव ये हुआ है कि पहले महिला सुरक्षा मुद्दा था, अभी भी है, लेकिन अब तो आमजन की सुरक्षा मुद्दा हो गया। अभी 2 दिन पहले बागपत में ही दिन दहाड़े एक फैमिली में 2 लोगों को भून दिया गया। तो मुझे लगता है कि पहले सभी की सुरक्षा हो, महिला सुरक्षा तो अब इनके बस की नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी के पास विकास की आप बात करते थे, अब मुद्दे विहीन हो गए हैं? क्यों अमित शाह जी को आज जरूरत पड़ गई फिर से बजरंग बली को चुनाव में लेके आने की? अगर आपने इतना काम किया है तो लोग तो वोट दे ही देंगे ना। देखिए, बजरंग बली तो आराध्य हैं, हम सभी के आराध्य हैं। हाँ। उनका नाम लेना कोई बुरी बात नहीं, पर ये मुद्दा तो कानून व्यवस्था और विकास पे लड़ा जा रहा है। ये चुनाव इस बार पूरी तरह से कानून व्यवस्था पे, और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था से पूरी तरह से मुतमईन है। पूरी कानून व्यवस्था तो पुलिस और योगी जी को देखना है, उसमें भगवान के भरोसे थोड़ी छोड़ देंगे। तो बजरंग बली कहाँ से आ गए? बजरंग बली आराध्य हैं हमारे, तो बजरंग बली को कैसे छोड़ा जा सकता है? बजरंग बली नहीं छोड़े जा सकते। हाँ। पर कानून व्यवस्था अपनी जगह काम करा। 5 साल योगी ने जिस तरह से पब्लिक, एक आम आदमी को भरोसा दिलाया जी कि उनके भरोसे ही आप सुरक्षित रह सकते हैं। हाँ। तो इसी बार फिर जनता पूरी तरह से 300 पार जनता। ओपनिंग रिमार्क्स हैं आप लोगों के। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, प्रियंका अखिलेश यादव ने इस बार डिसीजन लिया, चुनावी मैदान में कूद गए। योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, प्रियंका जी क्यों नहीं लड़ रही हैं? लड़कियों लड़ सकती हूँ, लड़कियां तो उधर समाजवादी पार्टी की और आरएलडी के इस गठबंधन में जा रही हैं, तो आप लोगों को क्या उम्मीद है इस बार? देखिए, प्रियंका गांधी देश की नेता है और उत्तर प्रदेश का प्रभार उनके पास है।
चेहरा तो जब एमएलए जीत कर आते हैं उसके बाद एक मेजोरिटी जिसके पास होती है वो आदमी मुख्यमंत्री के लिए प्रत्याशी हो जाता है। एमएलए आने वाले हैं कि आपको वो मौका मिलेगा? ये चुनाव है, रिजल्ट 10 तारीख को आने हैं और 10 तारीख के रिजल्ट का हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, ये बात तय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब धार्मिक उन्माद नहीं चलेगा। जनता थक चुकी है। आजादी से लेकर अब तक राष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ये पहला चुनाव है जिसके अंदर रहती हुई सरकार को अपने कर्मों पे वोट नहीं मांगना पड़ रहा। वो मांग रही है धर्म के आधार पर, वो मांग रही है बजरंगबली के आधार पर, वो मांग रही है राम के नाम पर। अरे आपने 5 साल मेहनत की, यदि 5 साल सरकार ने काम किया तो आप उसके आधार पर अपनी वोट मांगते हैं। चलिए, जनता वो जनता तय कर लेगी कि किस आधार पर और किस लिए और किसको वोट मिलना है। मेरठ की जनता क्या कह रही है? हमारे मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे, मुद्दे बहुत सारे हैं। और मेरठ की जब आप बात करते हैं, जैसे वो बता रहे थे जो कांग्रेस से हमारे यहाँ पर मेहमान हैं, कि इस बार चुनाव जो है वो हिंदू मुस्लिम पे होगा नहीं। ऐसा हर बार हम सिर्फ टीवी स्टूडियो की डिबेट में सुनते हैं। आप जमीन पे उतरिए तो अलग ही मुद्दा आपको दिखाई पड़ता है। उस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि कैसे कोशिश करी जा रही है एक सांप्रदायिक ट्विस्ट देने की। पर पहले मेरठ में जनता कह क्या रही है, उनके मुद्दे क्या हैं, ये रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों के पास दोबारा चलते हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी चुनाव यात्रा जारी है और हम इस वक्त मेरठ में हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पे। मवाना जो गांव है, मवाना का नाम आपने, ये शुगर केन यानी कि गन्ने का पूरा बेल्ट कहा जाता है। और मवाना की बड़ी फेमस शक्कर यानी कि चीनी जो है वो उसकी मिल भी है, वो बड़ी फेमस मिल है। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ, जो हम मवाना गांव है उसकी तरफ हम जा रहे हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं और जानने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। ये अगर ये मक्खी मेरे पास से हट जाए तो हाँ, समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार इस ट्रैक्टर में, गन्ने से भरे हुए ट्रैक्टर में क्या क्या मुद्दे हैं इस चुनाव के और कौन कहां वोट डाल रहा है। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करता हूं, क्या नाम है आपका? सरोज। सरोज जी, चुनाव आपने इससे पहले भी देखे होंगे, इस बार चुनाव में कुछ अलग है क्या? अब पता नहीं भैया, चुनाव आवेंगे जब पता लगेगा। हाँ। जब हम वोट देंगे और भैया वे जीत जा, हमें तो कोई कुछ करता ना। हाँ। सरकार बहुत आगे से सब कुछ दे रही गरीब आदमियों को। हाँ। और यहाँ नहीं मिल रहा, राशन तलक भी नहीं मिल रहा यहाँ से। सरकार तो कह रही सबको राशन घर घर पहुंच रहा है। घर नहीं जा रहा है। नहीं जा रहा? नहीं, घर नहीं जा रहा है। लेने जा रहे हैं तो दे रहे हैं, उसमें भी दगाबाजी कर रहे हैं। हाँ। काट रहा राशन, आधा राशन काट रहे। आप क्या कह रहे थे? मैं कह रही हूँ कुछ लोगों को दे देते हैं, कुछ लोगों को नहीं कर देते हैं, मना कर देते हैं। अच्छा, तो ये जो इलाका है इसमें कहते हैं कि जो वोट डलता है तो वो गुजरों का वोट गुजरों को, जाटों का वोट जाटों को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगी, एकदम जोर पड़ेगा उस पे आ जाओ। किस पे? जिसका भी जोर होगा, हाँ। मोदी का हो जाओ या साइकिल वाले का हो जाओ या। इस बार आपको किसका जोर लग रहा है? आपका जिस बार लग रहा है अखिलेश का। अखिलेश का जोर लग रहा है। हाँ। आपको? सही बता रहे हैं वैसे तो। अखिलेश का जोर है, जो है तो उसको ही देंगे। किसको? अखिलेश का ही है तो अखिलेश को देते हैं। आप? भाई ये जब सबकी गाली, हम भी साथ सबके ही हैं। गन्ना किसान है भाई साहब, उनकी तो बड़ी समस्याएं हैं गन्ना किसानों की। सरकार कहती है कि पूरा भुगतान हुआ है, आप गन्ने की भरा ट्रॉली लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो इसे? मिल जा रहे हो, मवाना मिल में। हाँ जी। तो आपको पूरा दाम मिल रहा है इसका? हाँ जी, पूरा। और टाइम से मिल रहा है पैसा? टाइम से मिल रहा है। तो ये तो बढ़िया बात हुई ना। हाँ जी। तो आपका क्या इस बार आपको लग रही है हवा? देखो जी, वैसे तो मेरी तो योगी की है लग रही है। अच्छा, आगे उसके ऊपर वाले के हाथ बात है क्या हो। तो ऐसा भी है क्या कि कुछ हिंदू मुसलमान बन के वोट हो रहा है यहाँ पे? मुझे क्योंकि मेरठ में कहते हैं कि हो जाता है, दंगे वंगों के नाम पे वोट बड़े इधर उधर हो जाते हैं। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बात हो रही है कि घर का जो बजट है आप लोगों का बिगड़ रहा है, तो महंगाई का असर भी पड़ रहा है क्या? और महंगाई का पड़ रहा सर। महंगाई, गरीब आदमी 100 रुपए लावेगा कमा का, 200 रुपए तेल हो रहा है 1 किलो। बताओ वो क्या करेगा? वो क्या कर लेगा बताओ? तो क्यों हो रही है महंगाई? किसकी आपको लगता है कि किसको रोकनी चाहिए महंगाई? किसकी वजह से महंगाई हो रही है? सरकार को रोकनी चाहिए। सरकार को थोड़ा गरीब आदमी को कम तो करना चाहिए। जी, मैं दिल्ली से आया हूँ। हाँ जी। साग आप यहीं खा के जाइए। चलिए, तो साग का मुझे न्योता मिल गया है, मैं साग खा के इनके घर से जाऊंगा। और मील पर ही है। तो अभी मेरा जो लंच है उसका जुगाड़ तो हो गया है, लेकिन ये बस एक समझने की कोशिश थी। ये देख रहे हैं आप, ट्रैक्टर से ये गन्ने से भरा पूरा ट्रक भी जा रहा है। तो ये यहाँ की पूरी ताकत है, शुगर केन बेल्ट जो है ये यहाँ की ताकत है।
और इस बार क्या किसानों के मुद्दे पर, जैसे इन्होंने कहा कि गन्ने का दाम उनको समय से मिल रहा है, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है, लेकिन सरकार जो देती है वो इनके हाथ तक पहुंचता नहीं है, सिर्फ सुनते हैं और बीच में लोग खा जाते हैं, ऐसा इनको लगता है। तो आप सुन रहे थे लोगों को, हम मवाना गांव में जो थे वहां पर वो बता रहे थे किस तरीके से उनके मुद्दे क्या हैं। मनीषा जी, मैं आपसे अगर एक बात पूछूं, आपका नाम पूरा मनीषा अहलावत है और आपको पता है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में नाम का बड़ा, उसके पीछे जो आपका सरनेम होता है उसका बड़ा प्रभाव होता है, तो क्या ये माना जाए कि इस बार भी जो बटा हुआ चुनाव है, जो आपका अलायंस है, उसको लगा कि एक जाट को हम यहाँ से वोट देंगे, टिकट देंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो मुसलमान हैं वो भी आपको वोट देंगे, तो उस कॉम्बिनेशन को रिवाइव करने की कोशिश की गई है, तो अलग कैसे है आपका सिलेक्शन? तो मेरा पूरा नाम मनीषा अहलावत जैन है, मैं बता दूं, मैं ये बताती नहीं हूँ क्योंकि आपने उठाया है इसलिए बता रही हूँ। तो हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक दल है, पीपल्स पार्टी है, तो हम सबको इकट्ठे लेके चलते हैं। तो और ये जो गठबंधन हुआ है फिर राष्ट्रीय लोक दल, समाजवादी पार्टी, सुहेल देव पार्टी, प्रसपा और बाकी भी घटक दल हैं, ये गठबंधन जातियों को नहीं देख के नहीं बनाया गया है, ये गठबंधन जनता ने बनाया है। यही लोग भाजपा के साथ थे कि नहीं पहले जी, वहाँ से इधर आ गए, तो क्यों आ गए? क्योंकि अभी सब त्रस्त हैं, ये जनता के प्रतिनिधि हैं। हाँ। तो इनको जनता की माननी पड़ेगी। जनता कह रही है हमें इकट्ठा होना है, हमें तोड़ना बंद करिए, हम थक गए हैं। हमने तो आपके प्रतिद्वंदी को भी आमंत्रित किया था, वो आए नहीं डिबेट करने के लिए। अब त्यागी जी आए हैं उनकी तरफ से रिप्रेजेंट करने मैं के लिए। यही पूछती हूँ कि क्या जब वो विधायक अगर बन जाते हैं तो क्या त्यागी जी ही उनको रिप्रेजेंट करेंगे? विधायक साहब क्यों नहीं आते सर आपके? या विधायक जी क्योंकि जनता के बीच जा रहे हैं। हाँ। हमारे बड़े नेता भी दर एक दरवाजे पे दस्तक वोट के लिए दे रहे हैं। ठीक है, अपने काम बता रहे हैं। हाँ। तो उनको टाइम नहीं मिला, पार्टी का हर कार्यकर्ता कैंडिडेट है। हाँ। और मैं भी आ गया हूँ, तो मैं भी पार्टी का उम्मीदवार हूँ, उम्मीदवार की तरह ही मैं हैसियत से आया हूँ। आपको भी लगता है कि इस बार भी राजनीतिक ध्रुवीकरण हो रहा, जो लोगों के बीच में धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है? नहीं, ध्रुवीकरण हो रहा है काम के ऊपर, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, विकास के लिए। विकास वाली जनता जो विकास चाहती है वो भाजपा के साथ आ रही है। जो तनाव चाहते हैं, दंगे चाहते हैं, अशांति चाहते हैं, गुंडागर्दी चाहते हैं, वो अलग अलग बिखरे रहे हैं। और जो लोग नौकरी चाहते हैं, जिनके ऊपर पिटाई करी जाती है प्रयागराज में, वो कहाँ जाएं जो युवा है? नहीं, ऐसा नहीं है। काम हमारी सरकार ने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया है। और कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में भी काम भी दिया है, सम्मान भी दिया है, गरीब आदमी के घर में रोटी का इंतजाम भी किया है। गरीब आदमी को रोटी भी दी है, लोगों को रोजगार भी दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने राम राज्य ला दिया है, तो आप लोग काहे चुनाव लड़ रहे हैं? त्यागी जी हमारे बहुत प्रिय मित्र हैं, पहले जागरण में रहे हैं, उनको मैं जानता हूं। त्यागी जी अब खोजी पत्रकारिता बंद हो गई है, आप लोग भी कंधे पे सवार हो गए हैं। जो देश और राष्ट्र के निर्माण में जिनकी भूमिका थी, आज वो भी उस स्थिति में आ गए हैं कि वो भी एक पार्टी से बनकर एक पार्टी के प्रो हो गए। मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन जो अभी आपने कहा राम राज्य आ गया है, कौन सा राम राज्य आ गया है? आज भी अखबार सुबेरे उठकर आप जितने भी लोग, उन्होंने कहा, मैंने कहा, आपने कहा, मैंने कहा, वो आप ही की बात हो, आपका ही सवाल रखा। उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं राम राज्य आ गया है। आपने मैंने ये कहा कि सब कुछ अच्छा कर दिया बीजेपी ने, लगता है राम राज्य आ गया। मैं वही उसी के बारे में बता रहा हूँ। आप सुबह उठिए, ये जितनी पब्लिक खड़ी है, आप सुबह उठिए, सुबेरे उठते ही पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, रेप, अपहरण, लूट, डकैती, चोरी, मर्डर, क्या क्या नहीं हो रहा है इस प्रदेश में। तो 17 से पहले नहीं होता था या कंट्रोल कुछ भी नहीं हुआ है? मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन जो लोग सुशासन का दावा करते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमने यहाँ पर एक लोक राज्य ला दिया है, हमने यहाँ पर कानून व्यवस्था कर दी है, आज क्यों मजबूर होकर उनको धर्म के नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है? तो एक बात बताइए, 17 से पहले भी ऐसी स्थिति थी, खराब स्थिति थी, इससे बेहतर थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1913 से, मैं 14 नहीं कहूंगा, 1913 से धार्मिक राजनीति कर रही है। मैं 2017 से पहले की इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि उससे पहले क्या बिल्कुल ठीक था, कानून व्यवस्था सब ठीक था? मैं ये नहीं कहता। उन्हीं के साथ यूपी के लड़के बन के आप चुनाव लड़ रहे थे। मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं, जो कहना चाहता हूं उसको भी सुनिए जी। ये बात सही है कि हर राज्य के अंदर हर समय में 17 हो, 14 हो, 15 हो, सब में ये सब कानून व्यवस्था की समस्याएं खड़ी होती हैं। लेकिन आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है? आपने कहा 5 लाख रोजगार दे दिए, झूठे आंकड़े, बेईमानी के आंकड़े, हिंदुस्तान से लेकर नीचे तक पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आंकड़े सब झूठे हैं। आंकड़ों की जो लड़ाई है
वो आंकड़ों की लड़ाई बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि आंकड़ों की लड़ाई इसलिए जबरदस्त है जहां पर भारत का भूख का आंकड़ा बढ़ जाता है उसे मोदी जी नहीं मानते, वो कहते हैं नौकरी दी उसे आप नहीं मानते। तो आंकड़ों का तो ऐसा है बेचारे, कोई उसे एक मिनट रुक जाइए, उन्नाव की बेटी का क्या जवाब है? एक मिनट रुक जाइए। बेटी का तो उसमें मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ की बेटी का क्या जवाब तो उन सबको आप, लखनऊ की बेटी का क्या जवाब है? उन सबको आप, तो क्या है? उन सबको आप, उनके जो परिवार वालों को आप इमोशनल इशू को आप राजनीति में बना के, क्योंकि आपने टिकट दिए उन सब। लड़की है, लड़ सकती हूँ। हाँ। महिला एक आधार है, महिला 50% वोटर है हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बताइए लड़की हूँ, सही कह रहे हैं वो भाई साहब। पंजाब में क्यों नहीं आपने ये बात करी, उत्तराखंड में क्यों नहीं ये बात करी? आपने बात सही कही है, क्योंकि प्रियंका जी प्रदेश की यहाँ की प्रभारी हैं। डिसीजन हाईकमान को लेना होता वो आगे लिया जाएगा। हाँ। वो आगे लिया जाएगा। इस चुनाव में नहीं, लेकिन इस चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर डिसीजन लिया। इस डिसीजन उत्तर प्रदेश के लिए मैं मनीष, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्योंकि आपकी पार्टी के लिए या आपके अलायंस के लिए जो सबसे बड़ी बात वो होती है वो यही होती है, याद कर लो 2017 से पहले का समय जो बिहार में खेला गया कि लालू राज आ जाएगा, जंगल राज आ जाएगा, आज वही याद दिलाया जा रहा है। तो आपको लगता है सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो इस चुनाव में? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ ये कह रहे हैं, पर लड़की यहाँ लड़ रही है और जीत रही है। और दूसरा, आप ये जो जंगल राज ये बता रहे हैं, मेरी प्रेरणा हमसे ही मिली होगी। जी नहीं, कांग्रेस को कोई अपने गठबंधन में लेना नहीं चाहता, लेकिन प्रेरणा का स्रोत सारा कांग्रेस है। कांग्रेस का स्रोत सारा, प्रेरणा का स्रोत कांग्रेस है। मैं ये कहूंगी जी, सुनिए, चलिए, ये भी गठबंधन में, ये भी गठबंधन में। सर वो मजबूरी है शायद आपकी, क्योंकि पिछली बार आपको साइकिल के पीछे बैठना पड़ा था। नहीं चाहते थे। अच्छा चलिए, उनकी बात पूरी करने दीजिए। कहूंगी अगर उनकी बात पूरी करने दीजिए, उनकी बात पूरी करने मैं ये कहना चाहूंगी, अगर प्रियंका जी प्रेरणा देना चाहती हैं तो आए, मेरे लिए कैंपेन करें, अपने प्रत्याशी को बैठाएं और मुझे जिताएं, लड़की को जिताएं। ये नहीं, पर ये बात सही है, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। एक महिला उन्होंने खड़ी करी है, पढ़ी लिखी महिला खड़ी करी है, बैठा दीजिए अपने कैंडिडेट को। क्या आप डॉक्टर बबीता के सामने अपने कैंडिडेट को बैठाएंगे? क्या आप अर्चना गौतम के सामने अपने कैंडिडेट को बैठाएंगे? सवाल पार्टियों की उसका है, सवाल पार्टी लड़ रही है, और जब पार्टियां लड़ रही है, कांग्रेस नेशनल पार्टी है। हाँ। 4 गांव की पार्टियों से मुकाबला नहीं कर रहे। आपका कैंपेन है, आप प्रेरणा बनना चाहते हैं। 4 गांव की जिनको आप पार्टियां कह रहे हैं, सरकार पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में उन्हीं की आ रही है। ठीक है, आपको डबल आंकड़े में आने में मुश्किल हो रही है इस बार। मेरी सुन तो लीजिए कि हम 32 साल से जरूर लड़ रहे हैं। मैं कह रही हूँ कैंपेन इनका है, प्रेरणा ये बनना चाहते हैं। बन जाएगा, उनकी बात भी सुन लेते हैं। चलिए, लड़की की बात सुन लीजिए अब। हाँ। तो मैं ये कह रही थी कि ये जो जंगल राज की बात ये कर रहे हैं, पहले था। हम ये कह रहे हैं कि आप मुद्दे पर आइए, अपने 5 साल का रिकॉर्ड बताइए। क्या एनसीआरबी का डेटा गलत हो सकता है? आंकड़ा सरकार इन्हीं की है, आंकड़े भी तो इन्हीं के हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि जो जिसे जंगल राज बता रहे हैं उससे ज्यादा भयंकर स्थिति आज है। और उस समय में जब 2 साल सब घर बैठे थे कोरोना में, फिर भी अपराध बढ़ा है यूपी में। मैं इसीलिए सवाल आपसे एक पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपके गठबंधन है, समाजवादी पार्टी के एक एमएलए हैं रफीक अंसारी साहब, वो अभी कहते सुनाई पड़े कि जब से भाजपा का राज आया पिछले 5 सालों में हिंदू गर्दी हो गई हर थाने में। अगर आपके कैंडिडेट्स को, अगर आपके गठबंधन को इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई इन्होंने कुछ काम नहीं करा, तो फिर आप लोग भी क्यों उसे हिंदू मुस्लिम बनाने पर तुले हुए? देखिए, मैंने ये बयान सुना नहीं, मैं उन्हें जानती नहीं, मैं अपनी बात कर सकती हूँ और आप मेरी विधानसभा की बात करिए। जिस मेरे आगे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, आप उनका रिकॉर्ड चेक कर लीजिए ना, क्रिमिनल रिकॉर्ड, वो खुद क्रिमिनल है। तो ये क्या बात कर रहे हैं जंगल राज की, जब ये प्रत्याशी क्रिमिनल उतार रहे हैं? जो पिछली बार की जो अभी विधानसभा जो जा रही है, उसमें आप ही लोगों के रिकॉर्ड है, मेरा रिकॉर्ड नहीं है, जो आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने वेबसाइट पे डाला है। सबसे ज्यादा क्रिमिनल एमएलए भारतीय जनता पार्टी के थे, और कैंपेन चलती है समाजवादी पार्टी के खिलाफ। भाजपा का नेतृत्व जो है वो बिल्कुल शीशे जैसा साफ है और बिल्कुल पारदर्शी है। कानून व्यवस्था जितनी शानदार भाजपा ने की है और किसी ने नहीं बनाई। ये बताइए, शीशे जैसा अगर शीशे जैसा अगर साफ है, हमारे किसी विधायक प्रत्याशी का वीडियो वायरल, जैसे 2 यहाँ प्रत्याशियों का वायरल हो रहा है समाजवादी के, दक्षिण से और शहर में, हमारे यहाँ किसी का हो रहा हो, सब जनता के बीच में जाके अपने काम पे, अपने नेतृत्व के नाम पे वोट मांग रहे हैं।
क्योंकि नेतृत्व के नाम पे योगी जी और मोदी जी के नाम पे वोट इसलिए मांगने पड़ रहे हैं क्योंकि आपके एमएलए के खिलाफ गुस्सा बहुत है लोगों में। नहीं, सड़क पे जाइए तो लोग कहते हैं कि एमएलए नहीं चाहिए, पर सिर्फ योगी के नाम पे वोट दे देंगे। नेता के प्रति सम्मान है, अनुशासित पार्टी है, तो अपने नेता के नाम पे वोट नहीं मांगेगी तो किसके नाम पे वोट मांगेंगे? अच्छा, नेता के नाम पे वोट मांगा जाएगा, उसी से उम्मीद है जीतने की भी। एक बार जो वायरल वाले नेताजी हैं रफीक अंसारी साहब समाजवादी पार्टी के, उनका जो वीडियो वायरल हुआ, आपको पहले थोड़ा सा वो सुनवाता हूं। उनसे आज मैंने बात भी करी, उनसे पूछा भी कि क्या जरूरत पड़ गई, तो वो इंटरव्यू में माइक के सामने बोलने लगे, नहीं मैं तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हूं। अब उनका बयान आप सुन लीजिए कि वो आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक वाली बात उसमें कहीं से आ रही है। बात की है उसने, इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूं, दोस्तों अगर ये सरकार बन गई, ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। मेरठ के अंदर साथियों, मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी से। लेकिन साथियों, इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, आने वाला दौर दोस्तों ऐसा है, ये हालात बहुत खराब है। मेरठ में वैसे हमेशा सांप्रदायिक थोड़ा सा तनाव रहता है। आपका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि जब पिछली सरकार थी तो उसमें हर थाने में हिंदू गर्दी छाई हुई थी। क्या मतलब है हिंदू गर्दी का? देखिए, जो शासन होता है, जो शासन प्रशासन को आदेश देता है, उस अनुसार काम करते हैं। इस सरकार ने तानाशाह सरकार है, तानाशाह मुख्यमंत्री है, ठोको नीति अपनाई है। माइनॉरिटी के लोग मारे गए हैं, दलितों को मारा गया है, पंडितों को मारा गया है, पिछड़ों को मारा गया है। जो शासन के आदेश हैं वो करती है प्रशासन। हिंदू गर्दी का क्या मतलब होता है? ये सरकार से पूछे ना, कैसे मारा? एनआरसी में 6 लोग मारे गए, 24 लोग मरे, मुसलमान नहीं मरे। किसने मारे? तो हिंदुओं ने मारे, सरकार ने मारे। जो सरकार के आदेश होते हैं प्रशासन उसका काम करता है। तो आपने सुना रफीक अंसारी साहब को, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो दोनों को साथ लेके चलना चाहता हूं। ये जो बार बार बात होती है कि मेरठ में स्पेशली जिस सीट में वो चुनाव लड़ रही हैं आपके प्रत्याशी के खिलाफ, कि मजबूत सीट है, 32 साल से हारे नहीं है। अगर सीट नहीं हारे हैं तो इतने सारे दिग्गज नेताओं को उस सीट पर जाने की इस बार जरूरत कैसे पड़ गई? देखिए, दिग्गज नेता, ये तो आप मानेंगे एंटी इनकम्बेंसी आपके एमएलए से खिलाफ तो है। कोई नहीं है, एमएलए तो हमारा नया आ गया है, नया उम्मीदवार है। तो पुराने वाले में लोग वोट नहीं देते, उम्र की वजह से उन्होंने समर्था खुद जाहिर की थी, तो इसलिए नया उम्मीदवार दे दिया। और हमारा नेता जनता के बीच रहा है, कोरोना के बीच भी जनता के बीच रहा है। ट्विटर पे काम नहीं किया है कि ट्विटर पे बैठ के जनता की सेवा। कौन कर रहा था ट्विटर पे काम? ट्विटर पे कुछ लोग कर रहे थे, खासतौर से समाजवादी पार्टी के। और मैं कह रहा हूँ कि लोक दल वाले भी, लोक दल वाले नेताजी, जब दंगा हो रहा था 13 में, वहां से दंगा आ गए आप 13 पे। ये नहीं बताया कि 17 से 22 में हमने कितना काम कर दिया, पर 13 पे आ गए वापस एक बार, है ना? तब भी घर बैठे थे, 13 पे क्यों नहीं आए? 13 पे आ रहा इसलिए पड़ेगा मतलब कि वो दंगा जनता जूझ रही थी, जनता मर रही थी। तो आपने तो सब ठीक कर दिया ना। योगी बाबा यही कहते घूम रहे ना, मेरा बुलडोजर सबको देख रहा है। तो फिर 13 पर जाने की जरूरत क्यों पड़ गई? वो तो डर गए होंगे ना सारे लोग। बुलडोजर उन पे चला है जिन्होंने अवैध काम किए हैं। बुलडोजर शरीफ पे नहीं चला। शरीफ के लिए जमीन खाली करके दी जा रही है, उनके मकान बनाए जा रहे हैं। टहनी पे क्यों नहीं चला भाई साहब पूछ रहे हैं? टहनी पे चल रहा है। उसका बेटा जेल में है, बेटा जेल में है और पिताजी बेटा जेल में है और पिताजी कैबिनेट में है मोदी जी के साथ। जो अपराध करेगा वही तो जाएगा जेल में। उनके आपको नहीं लगता कि नैतिक रूप से उनको हट जाना चाहिए? पुलिस उनके अंडर में है, कानून व्यवस्था उनके अंडर में अपना काम कर रहा है, जांच कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो उसमें भी सब कुछ। बात तो सही है, कानून अपना काम कर रहा है। अगर बाप ने कुछ किया, उसका बेटे ने कुछ किया, तो भुगतान बाप क्यों करे? मैं सवाल करना चाहता हूँ, टहनी जी ने, गृह राज्य मंत्री, भारत सरकार पुलिस के संरक्षण में यदि खड़ा होकर ये कहे कि तुम मुझे जानते हो, मेरी हैसियत क्या है, 2 दिन बाद तुमको बता दूंगा, और उसके वेरी नेक्स्ट डे किसानों को, 4 किसानों को रोन दिया जाता है, उनका कत्ल कर दिया जाता है। एक बॉर्डर पर बैठे हुए किसान 1 साल तक सर्दी गर्मी के अंदर तड़पते रहे, मरते रहे, और 4 गज की दूरी पर बैठे हुए प्रधानमंत्री। और राजस्थान में जो किसान है उसको, राजस्थान में जो किसान है, भाई साहब सुन भी लीजिए, राजस्थान में जो किसान है उस पे गहलोत जी लठ बजवा दें, उनकी जो जमीन है उसकी कुर्की करवा दें, वो ठीक है, वहां पर नहीं जाएंगे।
वो किसान नहीं है। ऐसा नहीं हुआ। और कांग्रेस ने उसके लिए स्टेप उठाया है। सोनिया गांधी ने उसके लिए बात की, राहुल गांधी ने बात की, और उसको रोका जा रहा है। हाँ। जो जमीन आपकी बात कह रहे हैं कि बैंकों का कर्जा किसानों पे चुनाव है इसलिए रोका जा रहा है, क्योंकि चुनाव है। ये नहीं है, ये चुनाव से पहले घोषणा कर दी गई। सर चुनाव तो अभी चल रहे हैं, पिछले एक हफ्ते पुरानी बात है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बार बार जब बात होती है 2013 की, बार बार जब बात होती है, अखिलेश यादव अपनी चुनावी रैलीज में जाते हैं, वो जाके कहीं पर जिन्ना का नाम ले देते हैं, तो जिस पिच पर बीजेपी बैटिंग कर रही है उस पिच पर तो लॉलीपॉप आप ही लोग उनको डाल रहे हैं, मौका दे रहे हैं उनको। देखिए, अब ये जिन्ना जिन्ना करेंगे और यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता गन्ना गन्ना कर रही है, तो इनके ये सारे फॉर्मूले इस बार फेल होने वाले हैं। ये कितना भी कुछ कर लिया, मैंने आपको पहले ही बताया था, जमीन पे जनता का गठबंधन हो चुका है, बेइंतहा आक्रोश है, और ये कह रहे हैं कि हमने नया उम्मीदवार उतारा है। वो नए नहीं है, वो इससे पहले वही थे एमएलए, वो रह चुके हैं यहाँ पर एमएलए, तो कोई नया नहीं है। अच्छा ये बताइए कि इतना सारा घूम फिर के बात आती है, ये लोग बीजेपी बोलती है कि जयंत चौधरी के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, ऐसा तो नहीं कि अभी आप और चुनाव के बाद ये जो जिसकी बात कर रहे हैं अमित अग्रवाल जी, उन्हीं के बारे में बता रहे हैं। वो क्रिमिनल भी हैं, भू माफिया भी हैं, उनको टिकट देके इन्होंने उतारा है। पर मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, ऐसा तो नहीं कि जो अभी जो लड़ाई चल रही है वो बाद में कहीं पलट न जाए, जयंत चौधरी जी के दरवाजे उस तरफ चले जाएं? देखिए, मैं आपसे बात करूंगी अपनी विधानसभा की, ठीक है। आप मेरे से इस विधानसभा मेरठ कैंट की बात करिए। मेरठ कैंट में आप ऐसा क्या करेंगी जो जनता आपको आके वोट दे अपने विजन के? मुझे 2 बिंदु बता दीजिए। मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरठ हमारा, आप यहाँ पे जब शुरुआत करी आपने तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री से करी। मेरठ एक ट्रेडर्स का, व्यापारियों का शहर है, यहाँ बड़ी इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्स है, पेपर है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन कोई जानता नहीं। और कोरोना काल में इन सभी ने नुकसान सहा, लेकिन सरकार की तरफ से इतनी सी भी राहत नहीं मिली है। तो क्या सरकार का ये दायित्व, विधायक भी यहीं के भाजपा के, सांसद भी भाजपा के, 33 साल से भाजपा का यहाँ राजतंत्र चल रहा है, और आज मेरठ की आप हालत देख लीजिए, जहाँ जाइएगा कचरे के ढेर हैं, नालियां टूटी हैं। ये हाईवे की बातें करते हैं, इनकी सड़कें नहीं है घर से स्कूल तक जाने के लिए। ठीक है, इसका जवाब आपसे ले लेते हैं। क्या नगर निगम का मेयर समाजवादी है, उनको ध्यान रखना चाहिए। एमएलए आपका, एमपी आपका, सरकार आपकी, राज दिल्ली में भी और लखनऊ में भी, और काम नहीं कर पा रहा काउंसिल में। गंदगी के ढेर इतना नीचे आएंगे कैसे चलेगा? ढेर पे बात कर रहा हूँ, गंदगी के ढेर पे बात कर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी वाले की नहीं, वो समाजवादी से पूछा ना, उससे क्यों कोई ढेर है वहाँ गंदगी के ढेर के लिए। अच्छा, अंत में भाजपा ने यहाँ देखो, मेरठ एक्सप्रेस वे, मेरठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, हाई स्पीड रेलवे, इतना काम मेरठ को दे दिया है, और क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। मैं कहूँ क्षेत्र की तस्वीर अगले 5 साल में बदल जाएगी। नहीं, अब बदल रही है, हर रोज बदल रही है। जो यहाँ अवैध काम होते थे, अवैध कमेले चलते थे, वसु कटान होता था, वो सब रुक गया। अभी भी कह रहे हैं, अभी भी कुछ लोग तो अभी भी कह रहे हैं कि संगीत सोम जी का उसमें बड़ा काम है। नहीं, वो गलत, इस तरह की बातें नहीं कहनी, सब गलत है। वाहन चोरी होती थी, यहीं चले जाइए आप तोतीगंज में, वाहन चोरी बंद। वो सुन रहे हैं आप, वो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं भैया? क्या कह रहे हैं आप लोग? संरक्षण के अंदर गली और मोहल्लों के अंदर मिनी कमेले चल रहे हैं, एक पार्टी के लोग उसके अंदर मौजूद हैं। ऐसा है, मोदी जी योगी जी को खुद ही हटाना चाहते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह ने आशीर्वाद दे दिया है। अब ये मुझे पता नहीं, ये तो आपने नई बात बताई है कि मोदी जी पर जनता जो है वो आपकी बात से संतुष्ट नहीं है सर। थोड़ा ऐसे ले लेते, थोड़ा सा। हाँ, मेरे काबिल दोस्त सतीश जी ने कहा कि हम ध्रुवीकरण कर रहे हैं और हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। इस देश का बंटवारा 1947 में किस आधार पे हुआ? और जो लोग इंशाअल्लाह तेरे टुकड़े होंगे हिंदुस्तान का नारा लगाते हैं, इंशाअल्लाह तेरे टुकड़े होंगे, उसके साथ जाके कौन खड़ा होता? जरा इनसे पूछ के मुझे जवाब दे। ये जो मुद्दा है, जवाब दे दीजिए चलिए फटाफट, क्योंकि उसके बाद मुझे। हमारे मित्र हैं अजय जी, बहुत पुराने साथी हैं, उन्होंने कहा कि 1947 में बंटवारा हुआ। अरे भैया, 1947 में बंटवारा हुआ, लेकिन अंग्रेजों के साथ इस देश के संग मिलकर गद्दारी कौन कर रहा था? पर बंटवारे की आपने बात करी, ये देश तो सेक्युलर है ना, सेक्युलर है ना, सबका इक्वल हिस्सेदारी है ना? सेक्युलर क्यों है? बस भाई साहब, ये जो सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आइएगा, आपको जवाब जरूर मिल जाएगा। संविधान पढ़ के आइएगा, देश सेक्युलर क्यों है। मैं अंत में
अपने सारे जो अपने मेहमान हैं उनसे बस यही पूछना चाहता हूं, क्या हम सब जो टीवी पे बात करते हैं वैसा जमीन पर होता है? ईमानदारी से बताइए, कैलकुलेशन जब आप लगाते हैं कितना हिंदू वोट कितना मुसलमान वोट नहीं लगाते हैं? देखिए, ये जो मेरठ कैंट है ये एक शिक्षित वर्ग, एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पे सभी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, कुछ गांव भी हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ जितना मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ, जनता यहाँ तरस रही थी एक काबिल और शिक्षित प्रत्याशी के लिए, वो उनको मिल गया है और इस बार यही बदलाव है। ये जो क्रांति की धरा पर हम खड़े हैं, मैं मेरठ की बेटी हूं और मैं आपको ये वादा कर रही हूं आज कि 2022 में 10 फरवरी को जनता नलके का बटन दबा के वो क्रांति दोबारा लाने वाली है। जनता नलके का बटन दबा के क्रांति लाने वाली है या जो जयंत चौधरी की विरासत की लड़ाई है वो इस बार बच पाएगी, वो भी देखेंगे। अंत में बिल्कुल संक्षेप में बताइएगा 30 सेकंड में, क्यों कांग्रेस को वोट करें? कांग्रेस को वोट इसलिए करे, हमने 70 साल शासन में रहे, इसमें